बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। रमज़ानुल मुबारक की आप सब लोगों को बहुत मुबारकबाद। ये मुबारक महीना जिसका आगाज़ हुआ है ये हम सब के लिए एक दर्स लेके आता है, और वो ये है कि हमारे जितने भी बहन भाई हैं, मुसलमान बहन भाई हैं, उनके साथ उखुवत के साथ रहा जाए, उनकी मदद की जाए, उनको अपने साथ इस माशरे के अंदर शामिल किया जाए, वो ख़ास करके जो कि इस्तिताअत नहीं रखते। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए रमज़ान का महीना जिसका आगाज़ हुआ है, अपने तमाम बहन भाइयों के लिए आप लोग उसी तरह से आसानियाँ पैदा करें जिस तरह परवरदिगार ने आपके लिए आसानियाँ पैदा की हैं। इसके साथ साथ ये भी रमज़ान के आते ही महंगाई जो है वो अपने उरूज पर पहुंच गई है। गो कि आज हम सुन रहे थे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अता तारड़ साहब ये फरमा रहे हैं कि महंगाई कम हुई है, बिल्कुल फरवरी के महीने में कम हुई होगी, या इसका तो हम अपने मेहमानों से भी जिक्र करेंगे, उनसे पूछेंगे। लेकिन रमज़ान के आते ही महंगाई जो है वो उरूज पे पहुंच चुकी है, कीमतों में इजाफ़ा हो चुका है, कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है। कम अज़ कम मैं इस्लामाबाद की हद तक ख़ुद ये बात कह सकती हूँ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है। पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का महंगाई है, और उसके साथ साथ इंतज़ामिया की तरफ से प्राइस कंट्रोल ना होना है। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि वाकई क्या महंगाई कम हुई है या नहीं हुई। अता तारड़ साहब ने इसके ऊपर जो बात की है वो ज़रा सुनिएगा। महंगाई अपनी कम तरीन पे इतने अरसे में आई है, और ये किसी मौजे से कम नहीं कि 1.5% पे महंगाई है आज, जो पिछले साल इसी महीने 23.1% पे थी। लगभग 9.5 साल बाद की कम तरीन सतह है महंगाई की अल्लाह ताला के फजल से। तो ये जो लोग शर्तें लगाते थे डिफॉल्ट की और कहते थे आज डिफॉल्ट हुआ, कल डिफॉल्ट हुआ, पाकिस्तान की खुदा न खास्ता तबाही की दुआएं मांगते थे, आज वो खुद इंतशार का शिकार हैं, तकसीम का शिकार हैं। पार्टी 8 हिस्सों में बढ़ चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या कारकर्दगी है? ये जो खोखले नारे हैं ना, गालम गलोच की सियासत, धरना दे दो, पकड़ दो, जलाओ घिराओ कर दो, मार दो, ये अब लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इसीलिए ये सोशल मीडिया के व्यूज में भी कमी आ रही है, नजर आ रहा है। क्या वाकई महंगाई में कमी वाकई हुई है? इसके ऊपर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे आपको कि पारा चनार पाकिस्तान का एक इलाका है। एक तो वैसे ही दहशतगर्दी में बहुत इजाफा हो चुका है, और रमज़ान आ चुका है। मैं देख रही थी सोशल मीडिया के ऊपर कुछ पोस्ट के लोग सूखी रोटी के साथ पारा चनार के अंदर रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। पारा चनार के मुसलमानों, वहाँ पे बसने वाले बहन भाइयों का ये शिकवा है कि उन तक अशियाए खुर्दोनोश नहीं पहुँच सक रही, और अमन व अमान की सूरत हाल की वजह से उनके ऊपर एक ज़िंदगी जो है वो तंग की गई है, और अमन व अमान की हालत इतनी ख़राब है कि उन तक अशियाए खुर्दोनोश नहीं पहुँच पा रही। इस्तदा है पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत से भी और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से भी कि आवाज़ सुने कुर्रम के लोगों की भी, पारा चनार के लोगों की भी, ताकि उन तक अशियाए खुर्दोनोश जो है वो पहुँच सकें। और ये अपील पाकिस्तान के तमाम लोगों के लिए भी है ताकि उनकी मदद की जा सके। वहाँ पे कुछ बीमार हैं, हेलीकॉप्टर्स तक अवेलेबल नहीं है। क्या हुकूमतें उसके ऊपर तवज्जो देंगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ दहशतगर्दी की एक नई लहर है जो कि पाकिस्तान में आई, और आपने देखा कि हामिदुल हक साहब जो कि अकोड़ा खटक में हक्कानिया मदरसे के मोतमिम थे, और बड़ा एक उनका नाम है, उनकी जो शहादत हुई है, ये एक बहुत ही बड़ा वाक़या हुआ है। और एक इसलिए भी इसको हम कह सकते हैं कि डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, क्योंकि इससे पहले अकोड़ा खटक के हवाले से इस तरह का कोई वाक़या सामने नहीं आया, और ये दहशतगर्दी की वाक़यात जो ये बढ़ते चले जा रहे हैं। और क्यों हुआ है ये वाक़या? इसमें बहुत सारी मजहबी शख्सियात के ऊपर भी इस वक्त जो है उनको थ्रेट्स हैं, कुछ पे हमले होने की भी इत्तलात हैं, और कुछ के ऊपर ख़ास करके मौलाना फजल रहमान साहब को भी थ्रेट अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। क्यों ये दहशतगर्दी की नई वेव आई है, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। इमरान खान साहब ने टाइम मैगज़ीन को एक मजमून लिखा है, और उस मजमून में आलमी बरादरी से और ख़ास करके अमरीका से उन्होंने अपील की है कि वो उनका पाकिस्तान के हवाले से, डेमोक्रेसी में जमहूरियत के हवाले से बात करें, काम करें। वो क्या कह रहे हैं इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात ड्यू थी जो कि आज नहीं हो सकी। कहा जा रहा है कि वो इस्लामाबाद बिलावल साहब पहुँचे नहीं हैं। ये मुलाकात होगी नहीं होगी, और क्या इस मुलाकात के अंदर पीपल्स पार्टी और PMLN में जो फासले बड़े हैं वो करीब आ सकते हैं, वो ख़त्म हो सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद है जनाब नदीम चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। हमारे साथ मौजूद है फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर भी हैं, इमरान खान साहब के साथ मिलते भी हैं रोज़, और पूछेंगे कि इमरान खान साहब की तबीयत
तबीयत के हवाले से आजकल ख़ास करके आज जो है वो कुछ चेकअप्स थे उनके, उस पर पूछेंगे। और खुर्रम दस्तगीर खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सीनियर रहनुमा, कई बार वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपका भी। सबसे पहले फैसल साहब ये बताइएगा कि ये जो इत्तलात आ रही हैं ख़ास करके इमरान खान साहब का चेकअप था, फिर आपका मैंने ट्वीट देखा जिसमें कि आपने बताया कि उनकी तबीयत जो है उनका चेकअप ठीक हुआ है। खैर कुछ लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। शेख वकास साहब का मैंने देखा कि वो कह रहे हैं कि कोई उनको बीमारी नहीं, आप कह रहे हैं कि उनके कानों का चेकअप था, कोई मसला था। कैसी तबीयत है इमरान खान साहब की अब? नहीं, खान साहब पिछले मंगल में भी हमने मुलाकात की थी तो वो बिल्कुल सेहतमंद थे। तो बीच में कुछ ऐसी अफवाह साजी हुई कि उनके कानों में वो एक टनेटिस एक होती है, लेकिन उसका वो शुरू में शिकायत थी, मेडिसिन हो गई। आज मुझे इतला दी गई है जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से कि उनका 2 महीने बाद रूटीन चेकअप होता है, 4 पिम्स के डॉक्टर जाते हैं, वो उन्होंने चेकअप कराया। तो मेरी तो उसमें ख्वाहिश थी कि हमारे जो ज़ाती मौलजीन हैं वो शामिल हो जाएं, क्योंकि उससे ये होता है कि हमारी तशफ़ी हो जाती है। इमरान खान साहब की सेहत ज़िंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है पूरे दुनिया में जो है। वो एक लोग जो हैं फिर वो एक ऐसी अफवाह साजी का भी बाजार गर्म हो जाता है, और जब फिर उनके ऊपर पाबंदी लगती है मुलाकातों की। अब देखिए कल एक मुलाकात में तो है, आज भी मैंने एक पटिशन डाली हुई थी पिछले नवंबर से उनके जो दोस्त हैं या जो सियासी लोग हैं इनसे मुलाकात नहीं करने दिए जा रहे, और इसकी कोई वजह भी बयान। हालांकि शेड्यूल के मुताबिक हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें हमारी तय हैं, एक मंगल वाले दिन फैमिली की और उषा बीबी की मुलाकात रोकी गई, वो भी मैंने रिज्यूम कराई कंटेम्प्ट, वो भी सुबह लगी हुई है, और एक वकला की मीटिंग होती है, और थर्सडे वाले दिन जो 6 बंदे और ये नाम खान साहब अंदर से खुद देते हैं जिनसे वो मुलाकात करना चाहते हैं। अच्छा, तो ये जो अरेंजमेंट है जुमेरात वाला, वो आपने देखा गौर वगैरह को जब ये गए थे और उमर अयूब को पकड़ के असद कैसर साहब को थाने में बैठा लिया, तो ये इस किस्म की हरकतें होती हैं। फिर जब आप लंबा ब्रेक देते हैं ना तो फिर अफवाह साजी का बाजार गर्म होता है। तो उससे बेहतर ये होता है कि अगर आप मुलाकातों की वकला से बेहतर है फैमिली की मुलाकात हो जाए, वो फिर सबको एक तशफ़ी भी रहती है। ठीक बात है। तो बाकी सुबह जो है वो मुलाकात होगी अगर कोई ऐसा मामला हो। तो अब उनका चेकअप ठीक हुआ है और मतलब ये इन्होंने इत्तला तो दी है। अब ज़ाहिर है क्योंकि बनफ्स नफीस इमरान खान से सुबह मिलेंगे तो मुलाकात के बाद ही ज़्यादा हतमी तौर पर तो देखिए जब आप वो आंखों देखा ही या उनका जो हाल है वही आप बता सकते हैं। जो इस वक्त इत्तलात जो हैं वो मुझे मिली हैं जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से, और मैं समझता हूँ कि वो इत्तलात जो है सुबह कंफर्म भी हो जाएंगी। तो अच्छा, अब एक तरफ तो ज़ाहिर है कि हम देख ही रहे हैं और आप रोज़ ही कहते हैं कि मुलाकात में इतनी दिक्कत होती है, दूसरी तरफ उनका टाइम्स में छपा भी है, मजमून भी छपा है, और उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये कैसे गया। खुद डॉन ने जिस तरह से रिपोर्ट किया है कि ये अभी तक नहीं पता चला कि खुद इमरान खान साहब ने लिखा है या किसी और ने लिखा है, और जो कंटेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर भी बताइएगा कि ये किस तरह से वहाँ गया है और क्यों अपील की है आलमी बरादरी से इमरान खान साहब ने। देखिए वो क्यों कैसे गया है, वहाँ पे तो जो करोड़ों रुपए लेते टिके या खर्चे थे वो बताएं कि कैसे गया है। मुझे और आपको तो नहीं पता चला। लिखा खुद है खान साहब भी लिखते हैं, और ये जो उनकी जो आर्टिकल की जो लैंग्वेज है उससे मैं बिल्कुल ये समझ सकता हूँ कि उन्हीं की तरफ से लिखा गया, इंस्ट्रक्शंस आई हैं, जो भी एक सिलसिला होता है। जहाँ तक आलमी बरादरी से अपील करने की बात है, देखिए उसमें आसमा बड़ा एक अफसोसनाक पहलू ये है कि मुल्क में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सारे इदारे ख़त्म हो गए। अदालत, पुलिस, ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के इदारे होते हैं। सिटीजन्स के बीच में कोई लड़ाई तजाद होता है, हम थाने चले जाते हैं, अदालत चले जाते हैं। PTI के ऊपर जो है एक ख़ास तौर पे पिछले 2-2.5 साल से एक मुसलसल रियासती दहशतगर्दी या जबर का एक इम्पोजिशन है। हमारे वर्कर हों, हमारी फ़ीमेल वर्कर्स हों, पार्लियामेंटेरियंस, उनके घर और लीडर कराम, उनकी फैमिलीज़ बाकायदा एक टारगेट करके तोड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। अभी 8 फरवरी के बाद जो है, जब ये 2025 के बाद छापे मारे गए, अहमद चट्टा का घर जो है तोड़ा गया। अब उधर तारक साई का ये नदीम साहब के हल्के के हैं, मेजर ज़फ़रुल्लाह गोंदल वगैरह का, मतलब ये वो हमारे दोस्त हैं जिनका, और तूल अर्ज़ में आलिया हमजा बीबी को जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया। अभी देखिए यास्मीन राशिद साहब हैं, और जिस तरह से वो दूसरी लड़कियां हैं 9.25 महीने 10 महीने, खदीजा को जिस तरह से रखा गया, बाकियों को जिस तरह से रखा गया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के जो इदारे आपने यहाँ तो ख़त्म कर दिए।
अदालतें भी नाकाम है बुनियादी शरई हकूक की हिफाजत में, ना कोई रिलीफ मिलता है। आप बेल की पिटीशन तो फिर इसलिए आपके पास आखिरी ऑप्शन ये है कि आलमी बिरादरी को कहा जाए कि आप इंटरवीन करें पाकिस्तान में, यानी मुदाखलत करें। दूसरी बात यह है, मुदाखलत की बात नहीं है। और क्या कहेंगे? नहीं, आपने मुआहदा नहीं साइन किए हुए यूएन के साथ, तो इसलिए हमने उनको आजमाना है। नहीं आजमाना क्या, अगर आपने उसमें कंसिडरेशन क्या दी हुई है, आपने उन इंटरनेशनल जो मुआहदे हैं उनमें आपने ये कंसिडरेशन दी हुई है कि हम अपने शहरियों को आइन और कानून के मुताबिक और इंटरनेशनल फेयर ट्रायल के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ट्रीट करेंगे। ठीक, 9-10 बिलियन डॉलर का रिबेट। अच्छा, और ये जो जुल्म है ये मार्शल दौर में भी कभी नहीं हुआ, मुशर्रफ साहब के दौर में भी लोगों के चंद साहब ये ठीक बात है कि जो जुल्म है वो मार्शल लॉ में भी इस तरह से नहीं हुआ और आलमी बिरादरी को इंटरवीन करना चाहिए इसमें। बिस्मिल्लाह। देखें, जुल्म तो इस मुल्क में बड़े अदवार से हो रहा है। पहले पीपल पार्टी और छोटे सूबों के साथ पहले भी होता था, और अब जाके पंजाब में कुछ लोगों के साथ थोड़ा सा हुआ है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले हम पंजाब वाले बेनिफिशरी होते थे, अब हम थोड़ा सा विक्टिम बन गए। फ़र्क इतना ही है, पहले ज़ियाउल हक की भी मौजें, ज़ियाउल हक के दौर में भी मौजें हमने की, मुशर्रफ के दौर में भी मौजें हमने की, हर दौर में मौजें तो हमने की है ना जी, सच्ची बात है। अब यही वो तबका है। अब मेन स्लॉट देख लें इस वक्त, अल्लाह करे ये जेन्युइन जमहूरियत के साथ में, मुझे तो शक है कि ये कुछ जमहूरियत की स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जो ख़त लिख रहे हैं जिन लोगों को, कोई मतलब कभी आर्मी चीफ को लिखते हैं, कभी चीफ जस्टिस को लिखते हैं। जमहूरियत तो है पार्लियामान को मजबूत करना, जमहूरियत तो है रूल ऑफ लॉ के लिए आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ डायलॉग करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ आप डायलॉग करें, उनको गलत साबित करें, सही साबित करें, लेकिन एक वेन्यूज़ है बातचीत के। तो मेरे ख्याल में वो वेन्यूज़ तो इस मुल्क में, अब कसूरवार कौन है ये मैं नहीं कह सकता, ये फैसल साहब बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इंटरनेशनल कम्युनिटी को खत लिखने की बात है तो ये, और खास करके अमेरिका को एड्रेस किया उस खत में भी। ये होता रहता है पॉलिटिक्स में, ये मतलब मैं इसके ऊपर कोई इतना ये कहूँ, ये साफ़ी लोग भी, सियासतदान भी ये करते रहते हैं, लेकिन बेहतर होता कि हम अपना हाउस इन ऑर्डर खुद करते। कौमों की इज़्ज़त इसी में बनती है, मुल्क की इज़्ज़त इसी में बनती है। पॉलिटिक्स लोग क्यों हमें डिसोन करते हैं, आप वोट भी देते हैं, सियासत की इज़्ज़त नहीं करते, सियासतदानों की इज़्ज़त नहीं करते, क्योंकि उनको पता है सियासतदानों के पल्ले कुछ नहीं है। अब लोगों को भी पता है ये कोई डकी छुपी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में फिर तो पीटीआई ठीक कर रही है ना, जो खत लिख रही है आर्मी चीफ को, वो यही तो कह रहे हैं कि सियासतदानों के पल्ले कुछ नहीं। हमें फिर भी पीटीआई ने सियासत ही करनी है ना, सियासतदानों की इज्जत है तो इनकी अपनी इज्जत भी बनेगी। अगर मेरा मुखालफ बेशक सियासतदान है, लेकिन मैं उसको पॉलिटिकल तरीके से उसकी पॉलिसीज़ के साथ हर चीज़ पे उस पर तनकीद करूँगा, लेकिन सियासत के दायरे में रहते हुए, अखलाकियात के दायरे। अब हमने ट्रांजिशनल फेज़ में हमने जमहूरियत को मजबूत भी करना है। ठीक है, अदालतें सही काम नहीं कर, निज़ाम अदल ठीक नहीं है, बिल्कुल मैं इत्तफाक करता हूँ, ये ठीक भी तो हमने करना है ना, ये हमें किसी इस्टेब्लिशमेंट ने या किसी और ने नहीं करके देना, हमने ठीक करना है। अगर हम सिर्फ इक़्तिदार से चिमटे रहते थे या रहेंगे या हैं, पहले भी इस तरह हुआ है, ये फॉर्म 47 ये सारी चीज़ें ये पहले भी होती आई हैं, अब भी होती है, शायद अल्लाह ना करे आइंदा भी ये चलती रहे। कहीं हमने रुकावट डाली है, रुकावट कैसे डाली जा सकती है कि हम अपनी रिफॉर्म्स करें और इकट्ठे हों। हाँ। लेकिन अगर ये पीटीआई बयानियां बनाएगी चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू, यार चोर डाकू हर पार्टी में है, हर इदारे में है। हमने इन चोर डाकू को निज़ाम के तहत ही ख़त्म करना है, निज़ाम के तहत ही ठीक करना है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये पीटीआई अभी मौका है इस वक्त, ये पॉपुलर भी हैं बिल्कुल है, लेकिन इनके पास एक मौका भी है सियासत को ठीक करने का। मैं समझता हूँ ये मौका ज़ाया कर रहे हैं। बिल्कुल, ये अपना इनकी बिल्कुल मैं ओपनली कहता हूँ, यहाँ इनको समझ नहीं आ रही, यहाँ ये पता नहीं आपने बयानिए के खुद ही शिकार होते जा रहे हैं। वो कैसे मजबूत करेंगे जब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, जो पॉलिटिकल पावर्स इस वक्त है, पॉलिटिकल पार्टीज, वो ये समझा जा रहा है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, और क्या आपकी हुकूमत इसकी जिम्मेदार नहीं है ये समझाने में कि उनके हाथ में कुछ नहीं है? अनम्यूट कर लें जी। खुद ही अपने आप को बेबस कह के ये समझ लेना कि सब बेबस है, ये दुरुस्त नहीं है। पहली बात ये कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से ज्यादा इस वक्त तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो रही है 9 मई की, जिन्होंने इस रियासत पर एक मुतशद्दद हमला किया, रियासत की इमारतों को आग लगाई, शहीदों की यादगारों की बेहरमती की, जानवरों को आग लगाई, पुलिस को जदोकोब किया,
पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंके, पुलिस की गाड़ियों को नहर में डुबोया, और उससे पहले हम सब शाहिद हैं किस तरह डंडे लेकर पाकिस्तान टेलीविजन पर कब्जा किया, पार्लियामान का जंगला गिराया, तब भी जो है इस्लामाबाद पुलिस को भी जदोकोब किया। तो एक बड़ी तारीख है। लेकिन इशू इस वक्त ये है, और मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक ऐवान पार्लियामान के नाम से मौजूद है, अगर आपका उस पर यकीन हो तो। लेकिन आपका यकीन नहीं है उस पर, तो लिहाजा आप बजाय पार्लियामान में आने के आप अमेरिका के सामने उसके कदमों में अपीलें डाल रहे हैं, आप IMF को जो है डॉसियर दे रहे हैं। इशू यही है कि जब एक पार्लियामान में जहां आपकी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? उसको नहीं, पार्लियामेंट क्या कर सकती है आपके ख्याल में? पार्लियामेंट के इख्तियार में इस वक्त क्या है? पार्लियामेंट के इख्तियार में कोई कमीशन बना देना है, पार्लियामेंट के इख्तियार में बैठ के 9 मई के मामले को हल करना है? इस वक्त पार्लियामेंट के इख्तियार में क्या है? ये ना कहें ना जी, या तो फिर कहें कि जी 26वीं आईनी तरमीम ने यूं ही पास कर दी और उसकी कोई वक़्त नहीं है, उसके ऊपर एतराज ना करें। पार्लियामान अहम है और रहेगी, और पार्लियामान उतनी ही अहम और मजबूत है जितना सियासी जमातों का उस पर यकीन होगा। अगर आप खत जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लिखेंगे, लेकिन सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे, अगर आप खत जो हैं, डॉसिए जो हैं IMF को देंगे, लेकिन वो डॉसिए मुज़ाकरात की टेबल पर लाकर नहीं रखेंगे कि हम ये बुनियाद है जिस पर हम चाहते हैं कि कमीशन बनने चाहिए, तो फिर आप खुद इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि ये जो जिद्दोजहद सो कॉल जिसको आप कहते हैं, ये जिद्दोजहद नहीं है। ये एक दफा फिर जो है वो मुक्तदरा की गोद में बैठकर इक्तदार तक पहुंचने की कोशिश है कि जी हमारा तो पार्लियामान पर यकीन नहीं है। मगर वो तो उस मुक्तदरा को कसूरवार ठहरा रहे हैं ना, वो तो उस मुक्तदरा को कसूरवार ठहरा रहे हैं खुर्रम साहब। वो तो उनके साथ बातचीत भी करना चाहते हैं, मगर कसूरवार भी उनको ठहरा रहे हैं ना। मेरे भाई नदीम अफजल चंद ने दुरुस्त फरमाया, हम सब इन मराहिल से गुजरे हैं, और इसी के नतीजे में जो हम जिस मरहले से गुजरे थे, 2006 में हमने शहीद बेनजीर भुट्टो और मोहम्मद नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत साइन किया था। वो एक इस्तदलाल था कि अब हम जिस गड्ढे में जिसे हम खुद खोदते हैं अपने लिए, हम उससे बाहर आ गए हैं, और हम एक दूसरे को मुखालिफ जरूर समझते हैं लेकिन दुश्मन नहीं समझते, जिसे हमने तबाह करके ताराज करना है। तो लिहाजा एक दूसरे को स्पेस देने की बात है। तो तहरीक इंसाफ दुरुस्त तौर पे वो कहते हैं जी कि हमने जो 8 फरवरी को 31% वोट लिया है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो फिर अगर उन्होंने 31% नहीं कह रहे, वो ज्यादा कह रहे हैं मेरा ख्याल है। क्यों नहीं? देखिए वो तो फिर देखिए इनके जो दावे हैं उसके तो सबूत ये खुद नहीं 1 साल से पेश कर पाए। तो लिहाजा जिसको वोट मिले हैं, हमारे पास जो रिकॉर्ड मौजूद है, 31% वालों को फिर 69% वालों का एहतराम करना पड़ेगा। और फिर जिस इंतखाब की ये बात करते हैं, वो फिर इंतखाब सिर्फ कौमी असम्बली को तो नहीं हुआ ना, वो तमाम सूबाई असम्बलियों का भी हुआ है। सूबों में भी बहुत ताकतवर हुकूमतें इस वक्त कायम है। तो लिहाजा हमें इन सब चीजों को साथ लेकर चलते हुए, और आपने आज ये कहा कि एक नई दहशतगर्दी की लहर आई है। नई दहशतगर्दी की लहर नई नहीं है, ये उस दिन पैदा हुई जिस दिन 2021 में उस वक्त की हुकूमत ने, जिसको तहरीक इंसाफ हेड कर रही थी, और उस वक्त की मुक्तदरा ने मिलकर तालिबान को वापस लेकर उस दिन से तमाम स्टैटिस्टिक्स जो है बात ये है कि दहशतगर्दी को बढ़ा रहे हैं, और हमारे सामने बहुत बड़े चांद साहब जो बात कर रहे हैं 2021 बड़ी तजादात से एक जुमला सुन ले फिर मैं आपको जी कि 2024 जो है वो 2000 मुस्तकिल हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात और अमवात वो 2021 की मौसम खजा से भर रहे हैं, और उनमें कमी नहीं आई। तो ये जो कल जो हुआ है, ये दहशतगर्दी की नई लहर नहीं है, इसको अब इस मतलब मजहबी शख्सियात निशाने पे है, इसलिए वो उसको एक नया एंगल जरूर कहा जा सकता है, और इसकी जिम्मेदारी वो ये कह रहे। क्या ये बात दुरुस्त है? क्योंकि आर्मी चीफ ने जो गुफ्तगू की है वो आपने सुनी होगी। उन्होंने कहा कि जब भी हम दहशतगर्दों के मुनज़्ज़म स्पेक्ट्रम के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो झूठा बयानिया रियासत के खिलाफ उनके हाथ से शुरू हो जाता है। तो ये इशारा किसकी तरफ है उनका? झूठा बयानिया कौन बना रहा है इस वक्त? देखिए जी, मैं आखिरी इतलात तक तो मैं ISPR का मुलाजिम नहीं हूँ,
ना ही मुझे पता, और आर्मी चीफ के बयानात की तशरीह वही कर सकते हम हैं। चाह रहे हैं कि आप बताएं। और तुसी चाहते हो कि ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम बंद होवे, मैं नहीं चाहता। अच्छा। और ना मैं चाहना कि मैं बाकी चैनलों से बैन हुआ। अच्छा, मैं बात करूंगा जहाँ तक मेरी पहुंच है। हाँ तबसरा कर ये नदीम भाई तक, इंजीनियर साहब तक, इतना तक पहुंचे और आप तक। तो गुजारिश ये है कि जो दोनों भाइयों ने बात की है ये बड़ी तजादात से भरपूर है। पार्लिमान की इज्जत उस पार्लिमान की जो कि अवाम के वोटों से आए, ना कि फॉर्म 47 की। इतने ही सिंसियर हैं जमहूरियत के साथ, तो स्टेप डाउन करें, अपनी हुकूमतें छोड़ें। सिर्फ कहने से सियासी तो नहीं होता ना बंदा, तो आके बैठ जाए। जेल से आपको बहुत तवक्कुआत वाबस्ता हैं, पार्लिमान में बैठ के आप टस से मस होने को तैयार नहीं है। खुर्रम दस्तगीर साहब की जिस दिन अपने लीडर से मुलाकात हो गई तो ये लेक्चर उधर भी दे दीजिएगा। जिस दिन अपना और वो क्या नाम है नौशहरे वाले जो इनके इख्तियार वली साहब का रोना पीटना आपने देखा है। परवेज खटक साहब को इन्होंने इख्तियार वली पे तरजीह दी है ना। किस हुकूमत की, किस सियासत की, किस असूलों की बात करते हैं? ये असूली जमातें थोड़ी, मगर ये तो हमेशा से ऐसा रहा है। आपकी जमात के अंदर भी तो ठीक है, फिर हमेशा से लोगों के साथ रखे। तो फिर जब आपने क्लिंटन से सिफारिश करा के मुआहदे पे दस्तखत करके बाहर सऊदी अरेबिया भागे थे, तो भी आपने डिक्टेटर से बात की थी। 2008 में कोंडोलीज़ा राइस की किताब में मेरे भाई और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किसके साथ डील की थी? ऑन रिकॉर्ड है ना। फिर प्लेटलेट्स किसने गिराए थे और भाग के जहाज पर चढ़ के लंदन 4 साल के लिए कौन गया था? फिर उन्हीं से डील करके वापस कौन आया है? इंजीनियर साहब के लीडर साहब आए ना। इंजीनियर साहब को ये बिल्कुल क्रेडिट जाता है। तो इसलिए आप भी उन्हीं के साथ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ यही सियाने ने इन्हों नहीं पता कि कुंडा कितने खड़काइए तो खुल जाता है। नहीं, मगर आप बात ये है कि नहीं, आप भी वही चाहते हैं। हमारी तरफ आपने बड़े हाई स्टैंडर्ड रखे हुए हैं सबने मिलके। या तो अपनी हुकूमतें छोड़ें, सदारतें छोड़ें, आईनी ओहदे छोड़ें। देखिए ना, असूल की बात करनी है। 8 फरवरी 2024 को अगर ये इतने जमहूरी होते, अगर खुर्रम दस्तगीर खान अपना कैरेक्टर शो कर सकते हैं तो मियां नवाज शरीफ को नहीं कैरेक्टर शो किया जा सकता था कि ठीक है मैं हार गया उन दोनों सीटें जिन्होंने जीती हैं, मुबारक हो उनको। क्यों इतने छोटे होके निकले हैं? सही है, इतने छोटे होके निकले। यही सवाल। देखिए फैसल साहब पीपल्स पार्टी को ताना देते हैं, मुझे तो उनके खाते लिखने पे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन शहीद बीबी की ज़ियाउल हक के खिलाफ स्ट्रगल देख ले। मुल्क को ज़ियाउल हक से छुटकारा मिला, फिर मुशर्रफ को वर्दी उतरवाई, फिर पूरा ख़ानदान, भुट्टो ख़ानदान तो शहीद हो गया। अब उनके साथ मवाजना करना आप ना किया करें, मेरी रिक्वेस्ट है इनसे। सियासत करें, लेकिन अगर आप भुट्टो ख़ानदान के साथ कोई मवाजना करना चाहता है तो फिर वो मेरे ख्याल में कुछ हक़ाइक़ बयान नहीं, हक़ाइक़ भी नहीं है ना। ये हक़ाइक़ देखिए, हक़ाइक़ है कि आप ये फॉर्म 47 वाला फार्मूला जो है, ये जितनी बड़ी जमातें हैं सिवाय पीपल्स पार्टी की, वो इसके बेनिफिशरी नहीं हैं। सिर्फ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाले ही चेंज हुआ है ना। सॉफ्टवेयर तो पुराने बने हुए हैं। 1985, 88, 93, 97, 2008, RTS, 2002, ROs, फिर 2018, फिर 24 का सॉफ्टवेयर सिर्फ इस्तेमाल करने वाले चेंज हुए हैं। हाँ, ऐसा ही है। और सॉफ्टवेयर के बेनिफिशियरी ये सारे लोग हैं। हाँ, तो फिर इसीलिए बैठना तो पड़ेगा ना। ठीक है, फिर जमहूरियत का लेक्चर वो कह रहे हैं हमें मत दे। नहीं, जमहूरियत का लेक्चर नहीं, या तो फिर प्रैक्टिकल को इक़दाम करें। देखिए जमहूरियत का लेक्चर मैं ये भी नहीं कहता कि दें, अच्छी बात है। हम चाहते हैं ये जमहूरियत का वो कहते हैं ना, वो कायदा पढ़ें ताकि जमहूरी हो जाए। लेकिन अभी उनके यकीन नहीं है। अल्लाह करे ये जमहूरी हो जाए, अल्लाह करे ये यकीन, अल्लाह करे हो जाए। और जो इनके साथ हो रहा है भी, हम एज ए पोलिटिकल वर्कर उसको हम अच्छा नहीं समझते। घर तोड़ने वाली बात हो, किसी के घर तोड़े या किसी को बेजा गिरफ्तार करे या तज़हीक करें, इसको कोई नहीं आपकी लीडरशिप को भी इतना इखलाकी ज़रूरत दे दे जितनी आपने। इनकी लीडरशिप से भी मिलना है। देखिए हमारी लीडरशिप, मेरी बात सुने। बिलावल साहब इलेक्शन के दौरान बुलवाल आए थे, आप वो जलसे की तकरीर उठाकर देख ले। उन्होंने औरतों की गिरफ्तारी पे बात की। और अभी भी आपको बिलावल साहब की वजह से ऑक्सफोर्ड में भी उन्होंने पता नहीं कितना उन्होंने मतलब डायलॉग के जरिए, बातचीत के जरिए
एक पॉलिटिकल क्लास को रिलीफ लेके दिया है, जिसमें आपको भी रिलीफ मिला है। आपके जरिए पैगाम भी भेजा था हुकूमत? नहीं, मेरे जरिए उन्होंने, मैं तो खुद गया था शोर और मैंने खुद बात की थी इनको समझाने की। हम तो बार बार कोशिश करते हैं, अभी भी हम प्राइवेट महफिलों में बैठते हैं, ये फैसल हमारे भाई हैं, ये सारे लोग हमारी क्लास एक है, हमारा ब्रीड एक है, हम सियासी लोग हैं ना, तो इनसे हम क्या बात करते हैं। लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरूर पूछेंगे कि बिलावल साहब की शहबाज साहब से मिलते हैं तो क्या एजेंडा है और क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई भी करीब आ सकते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आप खुरम साहब, आपने गुफ्तगू सुनी दोनों की। जाहिर है कि इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है मसलन आपकी जमात की कारकर्दगी की कल रिपोर्ट आनी है, प्रेसिडेंट साहब ने खिताब करना है, वो अपनी जगह पे है, अदाद व शुमार कुछ और हैं। आप कहते हैं महंगाई कम हो गई है, परफॉर्मेंस सबसे बड़ा मामला है ना, परफॉर्मेंस के ज़रिए जवाब दिया जा सकता है। क्या आप समझते हैं कि वाकई महंगाई कम हो गई है? जी, पहली तो बात है कि हम सब एक बुनियादी गलतफहमी का शिकार है। महंगाई कम होने का मतलब है कि कीमतें बढ़ना बंद हो गई, शरह कम हो गई ये है बात जिनकी शरह तकरीबन ना होने के बराबर रह गई है, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। एक साल पहले ये शरह, यही बढ़ने की शरह जो थी वो 23% थी, तो एक साल में बहुत बड़ी बेहतरी आई है। इसी तरह जो मुआशी इशारिये हैं उस सब में बेहतरी है, चाहे वो एक जो मुल्क में हिजान रहता था डॉलर की कीमत की वजह से, अब पिछले 17 महीनों से डॉलर की कीमत जो है वो रफली स्टेबल है, 280 के इर्द गिर्द वो घूम रहा है। इसी तरह जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमेशा मनफी होता था, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्बत है। जो पूरी कोशिश की जो है बानी चेयरमैन ने कि बैरून मुल्क से तरसीलाते ज़र जो है वो ना आए, पूरी कैंपेन चलाई, लेकिन उनमें भी एक बहुत अच्छा इजाफा देखने में आ रहा है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ कैसे दिया जाता है। अब रिलीफ में आपको मालूम है कि वाकई हुकूमत ने पूरे मुल्क में 20 अरब रुपए और पंजाब ने 30 अरब रुपए का रमजान पैकेज, और फिर आपको इतनी बड़ी सर आपको फिर इतनी बड़ी काबीना बनानी पड़ी है, फिर आपको उसमें परवेज खटक साहब को शामिल करना पड़ा है, फिर उसमें आपको अपने लोगों को नाराज करना पड़ा है। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो फिर ये क्यों करना पड़ा है? नहीं, काबीना तो बड़ी इसलिए हुई कि मेरे दोस्त नदीम अफजल चंद की पार्टी ने जो है माजरत कर ली है कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बने। तो वो तमाम जो खाली स्लॉट्स थे, बहुत से वजारतें जो दो एक वजीर को दी गई थी, उनको अब फिल कर दिया गया, कुछ MOSP बनाए गए। और शहबाज शरीफ तो बड़ी जो है ना वो कम खर्च बाला नशी काबीना है, ना वो तनख्वाह लेते हैं ना वो मराहत लेते हैं, तो लिहाजा वो एक्सपेंशन हुई है। और जो महकमे मौजूद हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। जिस तरह बिलावल साहब कहते हैं कि महकमे खत्म होने चाहिए, या तो महकमे खत्म कर दे ताकि वज़रा की, लेकिन जब तक महकमे मौजूद हैं उनकी जमहूरी निगरानी होनी चाहिए और वजीरों का। अच्छा, मैं आपको ये बिलावल साहब, क्यों काबीना का आपकी जमात हिस्सा नहीं बन रही और क्यों आप लोगों ने इनकार किया है, और आपके इख्तलाफात क्या वाकई इतने वसी हो गए हैं कि बिलावल साहब और वजीर आज़म की मुलाकात उन्हीं पे है? देखिए जी, काबीना का जो शामिल होने की बात है वो तो मेरे ख्याल में नून लीग की भी उस वक्त इतनी ख्वाहिश नहीं थी, और भी कुछ मुख्तदर हल्कों की कि शायद पीपल पार्टी ना आए, और पीपल पार्टी की भी ख्वाहिश नहीं थी। फिर CC ने भी फैसला किया, और कुछ पे भी पंजाब में और KPK में हमारे कुछ सवालात थे, जो इलेक्शन डे के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें थी, जिसके CC ने बड़ी डिटेल डिस्कशन के बाद ये फैसला किया पार्टी ने कि हमने काबीना का हिस्सा नहीं बनना। जहाँ तक महंगाई की बात है, और यही वो मजबूरी है। मजबूरी क्या है? जो जरदारी साहब ने भी कहा कि मजबूरी तो मुझे तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर यही समझ आती है, एक सिस्टम को चलाना है, और मजबूरी को अगर है तो वो जरदारी साहब को पता है या पार्टी सीनियर्स को पता है, मुझे नहीं पता। बाकी रहेगी बात महंगाई की। जो बात करते हैं, महंगाई सिर्फ सब्जियां सस्ती हुई हैं ना, आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल हर महंगा हुआ है, सरिये से लेकर ईंट, सीमेंट, जिम्मेदार के जितने इनपुट्स हैं वो महंगे हुए हैं, ट्रैक्टर महंगा हुआ है, खाद महंगी हुई है, डीजल पेट्रोल भी महंगा हुआ है।
अब सब्जियां सस्ती क्यों? कि गंदम को जिम्मेदार को रगड़ा गया, अब लोगों ने सब्जियां काश करें। अब इतनी वाफर सर्दियां हैं, वो सब्जियां हैं कि जिम्मेदार की 10 रुपए किलो बिक रही है, लेकिन रेडी के ऊपर वो भी 90 रुपये ही है। रेडी तक पहुंचते पहुंचते आड़ती रेडी वो 100 रुपये कमाता है, जिम्मेदार के तो टमाटर मटर देख लें, करेले देख लें, 15-20 रुपए। अब मैं कल, सच्ची बात है, मैंने खुद अपना हिसाब लिया, 4 एकड़ मटर थे, तो वो हमारा जो मुजारा है, जो टेनेंट है, वो मुझे 28,000 रुपया 50% का देने आया। 4 एकड़ की कमाई है, ओनली 28,000, जबकि अखराजात बहुत ज्यादा है किसान। दो बोरियां DAP की डालें तो वो 28,000 की मिलती है। तो इसका मतलब है कि मतलब है आप ये साइंस जो है ना, कोई मैं खुरम भाई क्योंकि पार्लियामान के साथ लेकिन बड़े सीनियर इकानों में माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, मैं इनसे डिबेट नहीं करना चाहता, लेकिन कोई वजीर आए तो मैं उससे डिबेट भी करने के लिए तैयार हूँ कि जो खलवाड़ महंगाई कह रहे हैं ना, कम हुई, हाँ करंट अकाउंट डेफिसिट वो ठीक है, आपने इंपोर्ट कम की, बहुत सारे काम किए, वो उससे कंट्रोल हुआ, लेकिन ग्राउंड पे जो आम आदमी, किसान, मजदूर, सफेद पोश तबका, रेडी बान, या कोई एक छोटा बिजनेस 5 एकड़ 10 लाख वाला 5 लाख, तो क्या बिलावल साहब यही बात करेंगे? अब बिलावल साहब का तो देखिए हमारा इनके साथ एग्रीमेंट जो हुआ थे बहुत सारी चीज़ में, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पंजाब में नंबर 1 था, रिफॉर्म्स पॉलिसी के हवाले के साथ, एग्रीकल्चर के हवाले से, पानी के हवाले से, एजुकेशन, अब स्कूल बेच रहे हैं, स्कूल भी प्राइवेटाइज हो रहे हैं। BHU गवर्नमेंट का अरबों रुपया लगा है BHU के ऊपर, बेसिक हेल्थ यूनिट के ऊपर, अब वो प्राइवेट अस्पतालों को, पंजाब की पंजाब में बात कर, हालांकि फाफिन कह रहे हैं कि पंजाब ज्यादा शफाफ है। आप बाकी लॉ एंड ऑर्डर की बात, दुनिया ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन देख लें तो शासी कार्ड देख के लोग मार रहे हैं। पारा चनार का आपने खुद जिक्र किया है कि वहाँ कहते हैं ना, हम तो कहते थे कि उमर ने दरिया फरात के किनारे एक बंदा कुत्ता भी मरेगा तो साहब देना पर हुक्मरान। मैं तो रान हूँ कि रोज़ाना नए सूट नए टाइयाँ पहन के हुक्मरान तबका TV पे पता नहीं क्यों आता है, क्या इनको वो लाशें नहीं नजर आ रही? बिल्कुल। अब सच्ची बात है, खुर्दोनोश तक उनको नहीं पहुंच पा रही। ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, सब गोरख धंधा है। अब मैं एक सवाल में, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन फैसल साहब मुझे ये बताइए कि ये सारे सवाल आप लोग से ज्यादा मौसर कौन पार्लियामेंट में उठा सकता है? कितनी पिछले 1 साल नहीं, लेकिन इन सवालों के जवाब 12 साल में KP की हुकूमत के भी देने हैं इन्होंने। नहीं, वो तो जाहिर है कि उनसे हम पूछ रहे हैं, लेकिन बात ये है कि पार्लियामेंट के अंदर तो आप लोग उठा, कितने पिछले 1 साल में मुझे याद नहीं पड़ता अवामी मसाइल पे PTI ने कोई सवाल पूछे। देखिए, PTI के अवामी मसाइल के जो बात आप देते हैं पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट से उठा के, अपने घरों को जा नहीं सकते, वो जाते हैं तो उनके साथ आप इलाज, मतलब उनको बिलमुशाफा अपना पुलिस रिसीव करती है। लेकिन सेशंस में तो आते हैं। नहीं, सेशन में तो आते हैं, सेशन में आके जो आवाज़ और एहतजाज भी करते हैं वो खान साहब की रिहाई के लिए। ज़ाहिर है एहतजाज तो उन्होंने करना है। अब आपने पूछा जरदारी साहब की क्या मजबूरी है? जरदारी साहब की मजबूरी आईनी ओहदे हैं, जरदारी साहब की मजबूरी सिंध हुकूमत है, जरदारी साहब की मजबूरी इक़्तिदार में रहना है, क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट की B टीम है और वो यहीं पे हैं, वो खुश हैं। और उन्होंने जो ये भाई नदीम हमेशा सौदा भेजता है, लेकिन नहीं बिकता, लोग नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि छोड़ें, आप पंजाब में इलेक्शन ये अपने जोर पे लड़ते हैं। पीपल्स पार्टी का तो वोट ही तो 400-500 रहा है। उन्होंने तो अपना लड़ा है ना इलेक्शन। ओहो, अपने जोर, वही तो मैंने कहा कि अपने जोर पे लड़ते हैं ना, जितनी वोटें लेते हैं। पीपल्स पार्टी का कौन सा नजरियाती वोट है? नजरियाती वोट वो होता है बंदे को पता नहीं होता कि इसका कौन है पीछे से, और लेकिन PTI का टिकट होता है तो वो MNA बन जाता है। फिर फॉर्म 47 रात को नवाज शरीफ के दोनों हल्के, आप यास्मीन राशिद को जिताने के लिए, ओन चौधरी को जिताने के लिए, अलीम खान को जिताने के लिए, जितनी भी किंग्स पार्टी इस वक्त आपकी साथ है उनको जिताने के लिए आप क्या क्या जतन करते हैं, ठीक है? और फिर आप इसी पे शायद उनके इख्तलाफात हो। नहीं, उनके इख्तलाफात उस पर हरगिज नहीं। अच्छा, खातिर जमा रखिए, उनके इख्तलाफात उठे ही है। अच्छा, हाँ, 2 तेरियां 2 मेरियां, मेरी थे नहीं, ये मेरे ख्याल में फैसल भाई ज्यादती कर रहे हैं। जहाँ तक बात कर रहे हैं नजरियात क्या होते हैं? नजरियात इस मुल्क में अगर पीपल्स पार्टी के कब खत्म हुए हैं, कब पीपल्स पार्टी अपने नजरिए से पीछे हटी है? अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है। मेरी बात सुन लेना, पीपल्स पार्टी के पास कब कोई ब्रिगेडियर आदल था, कब जनरल आसफ गफूर था, कब जनरल फैज था? पीपल्स पार्टी के पास कब रहा है? 2024 में नासिर शाह खुद कहते हैं सारे नहीं, कब रहा है? कब रहा है पीपल्स पार्टी का? मुझे तारीख बैठा के ज़ियाउल हक से लेके आज तक बता दें
कि पीपल्स पार्टी के पास क्या रहा, नून के कौन पास सा रहा? देखिए आपका मेरी नून बात के पास नहीं, रहा? मैं आपकी बात का जवाब, नून की छोड़े ना बात, नून तो ये दावा भी नहीं करती ना, वो तो वोट इसको इज्जत है कि बैनिया से हट गई। लेकिन आप ये बात ज्यादती करते हैं ना, जब हम थोड़ा सा आपको जपेयर करते हैं आजकल कि आप थोड़े से मजलूम हैं, इसलिए हम मजलूमों की थोड़ी सी कदर करने वाले हैं, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना चूरन बेचने के लिए सबको लपेटते जाएं, ये इस तरह नहीं काम चलता। क्योंकि मैं तो जानता हूँ पीटीआई की हकीकत को, मैं अंदर रहा हूँ 3 साल, मुझे पता है हकीकत क्या है, और मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरे भाई जो है ना ये मजलूम है, तो कम से कम मेरे बैठे जरा वो नहीं मजलूम समझते ना, कम से कम मेरे बैठे थोड़ा सा लिहाज कर लें। नदीम साहब जो है ना, वो मजलूम नहीं समझते नहीं, खुद को। नदीम साहब अब हमारा भाई है, उसके हुक्म के अच्छा, मैंने मुताबिक ब्रेक लेनी है, लेकिन गल्ला सचियां सी करनियां ने, हुण तेरे अड्डा रोना ही करन लगे। अच्छा, मैं छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये ज़रूर बात करेंगे कि अगले मरहले में क्या पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ जा सकती है। ये कुछ इस तरह की बातें हो रही है और प्रेसिडेंट साहब ने खिताब करना है, प्रेसिडेंट साहब ने भी कारकर्दगी मांगी है हुकूमत की, वो क्यों मांगी है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं कि खुरम साहब लास्ट कुछ मिनट्स या सेकंड्स ही रह गए हैं, वाइंड अप कर सकते हैं आप, पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनेगी या नहीं अगले मरहले में? जी, हमारी दावत हमेशा मौजूद है और जो भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इंशाल्लाह आने वाले बजट में, जो वफाकी बजट है उसमें हम एड्रेस करेंगे, और जो इश्यूज इनके पंजाब गवर्नमेंट से उनको भी एक डेली बेसिस पे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन इंशाल्लाह बजट में एक बहुत मेजर पेशरफ्त होगी, और जैसे पाकिस्तान अब स्टेबलाइज हो रहा है, आई थिंक कुछ अरसे बाद पीपल्स पार्टी को पूरा इंसेंटिव होगा कि वो भी स्टेबिलिटी का हिस्सा बनकर एक मिलकर हम बैठकर पाकिस्तान को ग्रोथ पर लेकर जाएं। लेकिन एक आखिरी कंसर्न मैं जरूर शो करना जी 5 साल के लिए बिल्कुल। ये देखिए, जो ऑफर थी वो इलेक्शन के फौरन बाद उस मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने ये ऑफर दी थी कि अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर हुकूमत बनाना चाहे तो, लेकिन उस वक्त ये मुमकिन नहीं हो सका, तभी पीएमएलएन को स्टेप इन करना पड़ा। 5 साल चलेगी, आप एक जुमला कर दे। जी सर, आखिरी 5 साल मुकम्मल करेंगे, लेकिन अहम जो चीज है वो ये है कि हमें ये याद रखना है कि ये जो आपने नई लहर दहशतगर्दी कही है, ये दोनों मामला, चाहे वो कुर्रम है और चाहे वो अकोड़ा खटक है, वो केपी में है जहां 12 साल से पीटीआई की हुकूमत। आप इख्तलाफात खत्म होंगे और 5 साल चलेगी, बेहतरी करें, मुल्क की बेहतरी करिए, 5 साल आपका ताउन रहेगा। देखिए, ताउन तो ये पार्टी डिपेंड करता है कि पार्टी कितनी देर कुर्बानी देती है, कितनी देर मजबूरी में रहती है, यूं करें। आप क्या कहते हैं, 5 साल तक चल सकता है सेटअप? मैं तो खैर मुल्क जो है वो चलना चाहिए, ये सेटअप जितनी जल्दी रह पाओ मुल्क उतनी तेज़ी से आगे जाएगा। और दहशतगर्दी पे तो मुझे एक वो शेर याद आ रहा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है यही बात है कि ये घर सलामत रहना चाहिए, ये पाकिस्तान सलामत रहना चाहिए, और उसके लिए सबको मिल बैठ के बात करना होगी, और ख़ास करके दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक आवाज़ के साथ खड़ा होना पड़ेगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।